नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का 4th सेमेस्टर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक वीडियो अपलोड किया हुआ है। उसमें हमने 4th सेमेस्टर में 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। आज हमारा 31 यानी 31 नंबर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी करते हैं। उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। सेकेंड ईयर के सीबीटी एग्ज़ाम में देखा गया है कि उनके सीबीटी एग्ज़ाम में 100% इस असाइनमेंट यानी निमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम आईटीआई लेवल के जैसे यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरवीएनएल, एनएफएल, ईटीसी एग्ज़ाम में भी इस असाइनमेंट यानी निमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो वे सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चनों को देखें और समझें। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन हम देखते हैं। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है। ये जो फंक्शन है ये किस प्रकार का फंक्शन है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रांजिस्टर है और इस पर बाइसिंग की गई है और यहाँ भी बाइसिंग की गई है। अर्थात अगर इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है, फिर इस तरीके से, मतलब यह दोनों दिशाओं में इसकी बाइसिंग की गई है। इस क्रम में यह एक स्विच की भांति कार्य करेगा, ऑन ऑफ की तरह कार्य करेगा। तो ये जो संपूर्ण सर्किट है ये एक स्विचिंग सर्किट है और इसके अंदर वाले पार्ट में ट्रांजिस्टर लगा है। अगर पूछे कि ये ट्रांजिस्टर का टाइप कौन सा है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का टाइप है। फिलहाल इस पूरे सर्किट का पूछा था, इसलिए ये स्विचिंग सर्किट होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्विचिंग सर्किट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, इसमें कह रहा है कि एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की क्या आवश्यकता होती है। आप याद रखिएगा कि ऑक्सीलेटर में कैसा फीडबैक दिया जाता है, तो ऑक्सीलेटर में पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है और एम्पलीफायर में कैसा फीडबैक दिया जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एम्पलीफायर में याद रखिएगा निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। और निगेटिव फीडबैक देने का मतलब क्या होता है, तो एम्पलीफायर में जो डिस्टॉर्शन हुआ है, जो डिस्टॉर्शन पैदा हुआ है उसको समाप्त करता है निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में। तो डिस्टॉर्शन को हम हिंदी में कहते हैं विकृति। अर्थात एम्पलीफायर में विकृति को कम करने के लिए एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक दिया जाता है। ऑप्शन जो ए है विकृति को कम करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33, इसमें कह रहा है कि पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या होता है। डायक जो होता है ये थायरिस्टर परिवार का सदस्य होता है और थायरिस्टर जो होता है डायक जो होता है, डायक में 2 टर्मिनल होते हैं। अब डायक का संरचना कैसी होती है, तो 2 डायोड को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो संरचना बनती है वो डायक होती है और डायक में 2 टर्मिनल होते हैं, मेन टर्मिनल 1 और मेन टर्मिनल 2। डायक जो होता है वो ट्रायक की ट्रिगरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है रेक्टिफायर के रूप में
नहीं, बी जो है ट्रिगरिंग के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रिगरिंग के रूप में। और ट्रायक की ट्रिगरिंग में डायक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। अर्थात पंखा, इलेक्ट्रॉनिक पंखा रेगुलेशन कंट्रोलिंग करना है तो इसमें ट्रायक का प्रयोग किया जाता है। पहला जो ऑप्शन है एफईटी, एफईटी जो होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, और डायक प्रीवियस क्वेश्चन में अभी बताए। ट्रायक जो होता है इलेक्ट्रॉनिक पंखा रेगुलेटर में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रायक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 35 नंबर है, एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायस में भारी करंट देता है। एससीआर का मतलब होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और ये करंट कंट्रोलिंग डिवाइस के अंतर्गत आता है। एससीआर में फंक्शन ये होता है कि जब इस पे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं, अगर ये सिलिकॉन होता है तो 0.7 पर अचानक ब्रेक डाउन हो जाता है और करंट अचानक बढ़ जाती है। ये फर्स्ट चतुर्थांश, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, फिर इस पर चलता है, इस पर फिर वोल्टेज बढ़ता है तो अचानक ब्रेक डाउन होकर करंट बढ़ जाती है। तो यही पूछ रहा है कि ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया और ये जो कंडीशन है ये रिवर्स बायस का है। तो कह रहा है कि रिवर्स बायस में करंट का फ्लो किस चतुर्थांश में मैक्सिमम होने लगता है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो थर्ड चतुर्थांश में करंट का फ्लो हाई हो गया है, अर्थात तीसरा चतुर्थांश होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, इसमें कह रहा है कि इस सारणी को देख करके बताना है कि ये कौन सा गेट का है। इनपुट में ए और बी है, आउटपुट में दिया हुआ है ए प्लस बी पर बार। आप याद रखिएगा कि ए प्लस बी होता कौन है, तो ए प्लस बी जो होता है ओर गेट होता है, क्योंकि ओर गेट होता है एक समांतर सर्किट की तरह होता है, और ओर गेट का आउटपुट जो आता है ए प्लस बी आता है, और जब इसका बार लगता है तो यही ओर नोर में बदल जाता है, अर्थात ए नो आर, नोर गेट जो होता है ए प्लस बी पर बार हो जाएगा, जो कि यहाँ आउटपुट में दिया हुआ है। अर्थात ये कौन सा गेट हुआ, नोर गेट हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, नोर गेट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर अन्य ऑप्शन है, अगर एंड रहता तो एंड का ए इंटू बी हो जाता, नॉट का y बराबर ए पर इन्वर्स हो जाएगा, ये तो इन्वर्ट होता ही है, इन्वर्ट। और नैंड गेट का होता है एंड, एंड का अभी बताए ए इंटू बी, अब इसी पर बार हम कर देंगे तो ये नैंड का हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37 नंबर, इसमें कह रहा है कि सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच का नाभ का उपयोग क्या है। सीआरओ में, सीआरओ का मतलब होता है, सीआरओ का मतलब होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, और इसमें नाभ का जो प्रयोग किया जाता है वो सेलेक्ट करने के लिए इसकी स्पीड को, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, स्वीप स्पीड का चयन करे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 38 नंबर, इसमें कह रहा है कि ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक सनबर सर्किट का उपयोग क्या है। ट्रायक में, ट्रायक का याद रखिएगा, ट्रायक की संरचना कैसे बनती है, उसका निर्माण कैसे होता है। तो ट्रायक में जब हम दो एससीआर को एंटी पैरेलल जोड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो ट्रायक का होता है, और ट्रायक में 3 टर्मिनल होते हैं,
मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2 और एक गेट सिरा होता है। इसमें नंबर सर्किट का प्रयोग इसलिए किया जाता है ट्रिगरिंग सही हो, सटीक हो, गलत ट्रिगरिंग से बचने के लिए नंबर सर्किट का प्रयोग ट्रायक में किया जाता है। ऑप्शन जो ए है वो गलत ट्रिगरिंग से बचाने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और ये मोस्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, इसमें कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या होगी यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट हो। अगर हाफ वेव में है इनपुट में तो 0.45 होता है। आप फुल वेव में अगर ब्रिज है और सेंटर है दोनों के लिए 0.90 होता है। याद रखिएगा हाफ वेव के लिए ये होता है और फुल वेव सेंटर टैप्ड के लिए 0.90 और ब्रिज के लिए भी 0.90 ही होता है। अर्थात एसी का वोल्टेज 24 वोल्ट है तो इस 0.45 इंटू 24 आप कर देंगे 24, तो आपका उत्तर आ जाएगा इनपुट के हाफ वेव के लिए। अगर यह फुल वेव में पूछता सेंटर टैप्ड ब्रिज में तो जहाँ 0.45 हम इंटू कर रहे हैं वहीं 0.90 से इंटू करते। जब आप इसका इंटू करेंगे 0.45 इंटू 24 वोल्ट का तो 10.8 वोल्ट के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें कह रहा है कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। अर्थात जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का रीज़न होता है ये कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है जर्मेनियम की अपेक्षा ज़्यादा होता है। अर्थात सिलिकॉन में ब्रेकडाउन वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है 0.3 होता है। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर में हम प्रीफर करते हैं सिलिकॉन का। अर्थात सिलिकॉन का जो एक तरीके से बैरियर पोटेंशियल हुआ अर्थात ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ वो जर्मेनियम के मुकाबले ज़्यादा हो रहा है, यही कारण होता है। ऑप्शन जो ए है उच्च बाधा वोल्टेज यानी हाई बैरियर पोटेंशियल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें कह रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप्ड पूर्ण तरीके से रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। जब आप ट्रांसफार्मर एक कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे और ये सेंटर टैप्ड है तो सेंटर टैप्ड में 2 डायोड लगेगा और ये डायोड लगा दिए, ये डायोड हो गया और इसके साथ और सेंटर टैप्ड में इसको कह रहा कि सेंटर टैप्ड जो है इसका वो खुला हुआ, मतलब ये यहाँ से खुला ही रह गया तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो होगी इसमें आएगी नहीं और ये जो है रिवर्स बायस में होगा तो इसमें करंट फ्लो होगा नहीं। अर्थात ये ब्लॉक मोड में चला जाएगा, ऑफ पोजीशन में जाएगा और ये ऑन में जाएगा तो यहाँ से सिग्नल ये जा नहीं पाएगा, अर्थात शून्य वोल्टेज बताएगा। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर टैप्ड ओपन है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है शून्य वोल्टेज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, इसमें कह रहा है कि कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। कांस्टेंट फ्रेक्वेंसी के लिए हम क्रिस्टल ऑक्सीलेटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हाई फ्रेक्वेंसी चाहिए और कांस्टेंट फ्रेक्वेंसी चाहिए, दोनों के लिए हम यहाँ पे हार्टले ऑक्सीलेटर का प्रयोग करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हार्टले ऑक्सीलेटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ऑक्सीलेटर जो होता है वो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है और साथ ही साथ ऑक्सीलेटर में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैसा फीडबैक इसमें दिया जाता है, तो याद रखिएगा ऑक्सीलेटर में पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है और एम्पलीफायर पूछेगा तो उसमें नेगेटिव फीडबैक दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री की विशेष गुण क्या होता है। आप देखेंगे ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर तो ये और ये ऐसे बनता है। यहाँ रहता है एमीटर, यहाँ रहता है बेस, यहाँ रहता है कलेक्टर। अब इसके आकार के हिसाब से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आकार कलेक्टर का होता है, उसके बाद एमीटर का होता है और उसके बाद बेस का होता है। बेस पतला होता है। और डोपिंग के हिसाब से जाएंगे तो सबसे ज़्यादा एमीटर में डोपिंग होगी, उसके बाद कलेक्टर में होगी या सबसे कम बेस में होगी। अर्थात बेस जो हुआ, बेस क्षेत्र एक तो पतला हुआ और साथ ही साथ इसमें हल्का डोपिंग भी हुई, कम मात्रा में डोपिंग भी हुई। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है हल्के डोप किया हुआ पतला क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। इसमें कह रहा है कि एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। यहाँ पे फिगर देख करके आपको बताना है कि ये एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। आप देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर है और यहाँ इनपुट है, यहाँ आउटपुट है। आउटपुट जो लिया जा रहा है इस एमीटर के सिरे से लिया जा रहा है यहाँ पे। अर्थात ये कॉमन, इसमें एमीटर वाला पोर्शन ही है कॉमन, अर्थात कॉमन एमीटर एम्पलीफायर हुआ। ये तीन टाइप के होते हैं, एक कॉमन बेस एम्पलीफायर होता है, एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर होता है और एक कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है। तो जिसमें जो कॉमन होता है वो वैसा, तो इसमें जो आप देखेंगे तो इसमें एमीटर को कॉमन किया हुआ है, इसलिए हम इसको कॉमन एमीटर एम्पलीफायर कह रहे हैं। ऑप्शन जो ए दिया है पुश पुल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर क्लास बी टाइप का एम्पलीफायर होता है, ये नहीं होगा। कॉमन बेस, बेस तो है नहीं यहाँ। एमीटर फॉलोअर यानी सीसी को बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर को ही एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। डी जो है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 45 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन सा प्रतिरोधक एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करेगा। आप देखेंगे ध्यान से तो ये इसका इनपुट हुआ, यहाँ से इसका आउटपुट हुआ। आउटपुट जो है कलेक्टर सिरे से हो रहा है और इस कलेक्टर सिरे में ही एक लगा है लोड रेजिस्टेंस RL। अर्थात इसके आउटपुट को, एम्पलीफायर के आउटपुट को कौन निर्धारित करेगा, RL करेगा, लोड रेजिस्टेंस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है लोड रेजिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर। इसमें कह रहा है कि कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट में दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। तो दोहरावदार जो पल्स वेव पैदा करेगा, दोहरावदार ये जो पल्स पैदा करेगा वो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। याद रखिएगा, दोहरावदार पल्स पैदा करने वाला जो वाइब्रेटर होता है वो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 47 नंबर। इसमें कह रहा है कि दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। दोलक में फीडबैक मतलब ऑक्सीलेटर में फीडबैक का क्या उद्देश्य होता है। तो फीडबैक का उद्देश्य होता है सिग्नल को इन्वर्ट करने के लिए, यानी जो आपने सिग्नल दिया उसको 180 डिग्री पर लाने के लिए हम फीडबैक का उपयोग करते हैं। और याद भी रखिएगा ऑक्सीलेटर में फीडबैक कौन सा दिया जाता है, तो पॉजिटिव फीडबैक दिया जाता है। और इस फीडबैक का एक ही उद्देश्य होता है सिग्नल को 180 अंश पर बदलना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देखेंगे तो दिया हुआ है सिग्नल को 180 अंश से फेज शिफ्ट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 48 नंबर। इसमें कह रहा है कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET का फुल फॉर्म होता है, FET का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। FET जो होता है फील्ड इफेक्ट
ट्रांजिस्टर है और यह जो है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है, FET, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा FET जो होता है इसका फुल फॉर्म फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है और ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 49 नंबर, इसमें कह रहा है कि यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर UJT का मुख्य कार्य क्या है। UJT का याद रखिएगा यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है और इसके 3 टर्मिनल होते हैं और UJT का प्रयोग हम रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में करते हैं। मोटर की गति कंट्रोल करने में भी UJT का प्रयोग किया जाता है। और ये भी याद रखिएगा साथ ही साथ कि UJT में कितने PN जंक्शन होते हैं, तो UJT में PN जंक्शन मात्र 1 होता है। याद रखिएगा कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो UJT का प्रयोग हम रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर में करते हैं। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है रिलैक्सेशन ऑक्सीलेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। N चैनल JFET का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का गेट टर्मिनल कैसे अभिनति होता है। N टाइप चैनल है और JFET का मतलब हुआ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। FET जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होगा कि FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो टर्मिनल होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो ड्रोन होता है, सोर्स होता है और एक गेट होता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं FET के, याद रखिएगा ड्रोन, सोर्स और गेट होता है। तो इसमें जो है N चैनल के क्रम में कैसे होगा, तो इसका जो गेट सिरा होगा वो सोर्स के साथ पश्च अभिनति में होगा, रिवर्स बायस में होगा, जो कि ऑप्शन जो है डी में दिया हुआ है गेट सोर्स के साथ पश्च अभिनति में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और दोस्तों साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।